वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नील कमल और हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो इस चैप्टर में हमने काफ़ी सब टॉपिक्स डिस्कस कर लिया है और तो धीरे धीरे हम इस चैप्टर के अंत तक आ चुके हैं और अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरफ से ब्रिटिशर्स ने यहाँ के बहुत सारे जगहों को, बहुत सारे देशी रजवाड़ों को, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को अपने अधीन कर लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था और अब वहाँ पे वो किस तरह का न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस करने जा रहे थे। तो जो हमारा सब टॉपिक है उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में एक नया सिस्टम शुरू करने जा रहे थे यहाँ पे। तो आपको ध्यान होगा वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। इस चैप्टर में आप वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में भी पढ़ते हैं और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्लियर कर लीजिए कि वॉरेन हेस्टिंग्स ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे और इनका समय था 1773 से 1785 तक। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स की हम बात कर लेते हैं क्योंकि हमने इस चैप्टर में हमने लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में भी पढ़ा है और लॉर्ड हेस्टिंग्स और वॉरेन हेस्टिंग्स में कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ध्यान ये रखने की चीज़ है कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉरेन हेस्टिंग्स के काफ़ी समय के बाद आए थे। ठीक है, तो इनका टाइम था 1813 से 1823 तक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। पर इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरुआती समय की यदि बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर में एक बहुत अहम कदम, एक बहुत अहम रोल निभाया था। और उसके समय में यानी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि मद्रास और बॉम्बे भी नई एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गए थे। तो मुख्यतः यदि हम देखते हैं तो कॉलोनियल पीरियड में शुरुआती समय में बंगाल के अलावा मद्रास और बॉम्बे भी प्रेसिडेंसीज थी, यानी कि 3 प्रेसिडेंसीज थी। बाद में चल के उसकी संख्या काफ़ी बढ़ी। हम लोगों ने इस चैप्टर में भी काफ़ी डिस्कस किया है कि किस किस आधार पे कई प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया गया। तो अब ज़रूरत थी कि ये जो सेटिंग अप अ न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे इसमें काफ़ी कुछ सुधार की आवश्यकता थी और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसमें बहुत अहम रोल निभाया। खास करके उसने जस्टिस के स्फेयर में बहुत ज़्यादा बदलाव किए, बहुत ज़्यादा सुधार किए। वो क्या सुधार थे वो हम देखते हैं। 1772 में अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश की गई। वो न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस में क्या था चलिए वो देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, जो ब्रिटिशर्स के अधीन जो प्रेसिडेंसीज थी उसकी बात हो रही है कि वहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे हर डिस्ट्रिक्ट में 2 तरह के कोर्ट होते थे। आप आज के समय में भी देखेंगे वही प्रथा आज भी चली आ रही है और उसी की शुरुआत उस समय हुई थी। तो देखिए यदि हम डिस्ट्रिक्ट को ले लें तो हर डिस्ट्रिक्ट में क्या था, 2 तरह के कोर्ट थे। एक कोर्ट होता था फौजदारी कोर्ट, जो कि क्रिमिनल कोर्ट होता था, और दूसरा कोर्ट होता था दीवानी कोर्ट। और ये दीवानी कोर्ट जो था ये जैसे कि ये क्रिमिनल कोर्ट होता था वैसे ही ये सिविल कोर्ट होता था। अब क्या था कि इस तरह से जो ये बटा हुआ था, तो आप ये ध्यान दीजिए कि
ये एरियाज जो थे वो ब्रिटिशर्स के अधीन आ गए थे, बट इन जगहों पे अभी भी पुराने स्टाइल में कानून चल रहा था। यानी ब्रिटिशर्स के आने के पहले मुगल्स थे, तो मुगल्स जिस तरीके से ये कानून व्यवस्था चला रहे थे अमूमन उसी ढर्रे पे ये चल रहा था। तो आप फौजदारी अदालत थी, ये एक काजी और मुफ्ती, फौजदारी अदालत जो थी ये एक काजी और एक मुफ्ती के अंतर्गत रही। हालांकि इसके ऊपर कलेक्टर रहे, वो हम अभी बताएंगे। और दीवानी अदालत जो थी ये मौलवी और हिंदू पंडितों के अधीन रही। तो काजी कौन होते थे? काजी दरअसल जज होता था। काजी जो है वो एक जज होता था। और मुफ्ती कौन थे? मुफ्ती जूरिस्ट होते थे, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के अकॉर्डिंग उनके धर्म की जो व्याख्या करते थे, उनके कानून की जो व्याख्या करते थे। जूरिस्ट जो होते थे वो मुस्लिम कम्युनिटी के अकॉर्डिंग कानून की व्याख्या करते थे। तो जो क्रिमिनल कोड था वो काजी और मुफ्ती के अधीन रहा, जबकि जो दीवानी कोड था यानी सिविल कोड जो था वहाँ मौलवी और हिंदू पंडित रहे। क्रिमिनल कोड जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे मर्डर वगैरह के केसेस आते थे, और दीवानी कोड जैसे कि किसी की ज़मीन हड़प ली गई हो और भी बहुत सारे केसेस होते हैं वो दीवानी के अंतर्गत आते हैं। सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट बात थी कि ब्रिटिशर्स ने इस क्षेत्र में क्या सुधार किया, ये तो ब्रिटिशर्स ने इसके अधीन ये सुधार किया कि उसने कि इस पूरी व्यवस्था में हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक कलेक्टर को नियुक्त किया, जिसके अधीन काजी, मुफ्ती और वो सारे लोग काम करते थे। तो कलेक्टर जो था वो सबसे इम्पॉर्टेंट बन गया, और जो पहले से इम्पॉर्टेंट लोग थे जिनके हाथों में शासन था, जिनके हाथों में सत्ता थी, सो जो प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी थे उनका महत्व धीरे धीरे कम होता चला गया। तो ये सिस्टम था। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए दीवानी अदालत की जब हम बात करें तो यहाँ जो मौलवी थे और जो हिंदू थे, मौलवीज जो थे तो वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे, और हिंदू पंडित जो थे वो हिंदू कम्युनिटी के थे। तो ये अपने अपने तरीके से अपने धर्म के अकॉर्डिंग कानून की व्याख्या करते थे। जैसे मौलवीज को ले लें तो वो शरीयत के अकॉर्डिंग अपने कानून की व्याख्या करते थे, और हिंदू जो थे वो डिफरेंट स्कूल ऑफ धर्मशास्त्र जो था उसके ऊपर आधारित होकर कानून की व्याख्या करते थे। तो इससे होता क्या था? तो इससे क्या होता था कि अलग अलग तरह के मत होते थे। जैसे कि कुछ लिखा हुआ है उसको सभी अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते थे, अपने अपने तरीके से समझते थे। तो क्या होता था, एक ही चीज़ के अर्थ कई हो जाते थे, तो इस तरह से बहुत कन्फ्यूज़न होता था। इसीलिए क्या किया गया कि इस तरह सोचा गया कि यदि हम जो अलग अलग पंडित जो कुछ भी कानून की व्याख्या कर रहे हैं धर्मशास्त्र के ऊपर आधारित होकर, और मौलवी जो कानून की व्याख्या कर रहे हैं शरीयत के ऊपर आधारित होकर, उन सबको कंपाइल किया जाए। तो इसको कंपाइल करने की शुरुआत की गई। कंपाइल करना क्यों ज़रूरी था? इनको कंपाइल करना इसलिए ज़रूरी था क्यों इनके ऊपर कलेक्टर्स होते थे, तो उनको सुविधा हो। ये कलेक्टर्स जो थे वो तो यूरोपियंस थे, तो उनकी सुविधा के लिए इसे कंपाइल किया जाना और फिर ट्रांसलेट किया जाना ज़रूरी था। तो क्योंकि हिंदू पंडित अपने तरीके से धर्म के आधार पे कानून की व्याख्या कर रहे थे, तो इस तरह से जो कन्फ्यूज़न हो जाता था उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए 1775 में 11 पंडित्स को बोला गया कि आप डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ तैयार कीजिए। हिंदू कानूनों को एक जगह कंपाइल करने की बात की गई। डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज तैयार हुआ, जिसे बाद में चल के NB हालहेड ने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है, बाद में चल के NB हालहेड ने इसे ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। ठीक इसी तरह से मुस्लिम लोगों के लिए भी 1778 में कोड ऑफ मुस्लिम लॉज को एक जगह कंपाइल किया गया, और बाद में चल के रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अकॉर्डिंग कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया, और साथ ही में एक सदर निज़ामत अदालत भी स्थापित किया गया, जो कि एक अपील कोर्ट था, यानी कि वहाँ पे अपील के केसेस जाते थे। इस तरीके से न्याय के क्षेत्र में ये सुधार हुआ, और इन सब कानूनों की व्याख्या, इन सब कानूनों को एक जगह जो कंपाइल किया गया और उसे ट्रांसलेट किया गया, वो दरअसल यूरोपियंस जज जो थे उनकी सहूलियत के लिए किया गया, ताकि वो यहाँ के कानून को जो बेहतर तरीके से समझ सकें।
तो जो कलेक्टर था वो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी बन गया, वो प्रिंसिपल फिगर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बन गया, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि यही कलेक्टर था जो कि दीवानी अदालतों और फौजदारी अदालतों के ऊपर सुपरवाइज करता था। साथ ही साथ कलेक्टर, आपको नाम से भी पता लग रहा है कि इसका मेन कार्य क्या था, इसका काम था रेवेन्यू एंड टैक्सेस, रेवेन्यू और टैक्सेस को कलेक्ट करना इसका काम था। और दूसरा था कि अपने एरिया में, जो भी एरिया इनको दिया जाता था, उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जब आए कॉलोनियल पीरियड में, और 3 प्रेसिडेंसीज के बाद जब धीरे धीरे इन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को एनेक्स कर लिया और अपना बहुत जो एम्पायर था उसको बहुत बड़ा बना लिया, तो अब उन्होंने न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस, ये सब स्टार्ट किया। और सभी कुछ, जाहिर सी बात थी कि जब अब बहुत बड़े एरिया पे उनका कब्जा हो गया था तो उन्हें अपने तरीके से देश को चलाना था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखिए कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो सफलता की सबसे बड़ी वजह क्या थी, तो आप देखेंगे कि उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह जो थी वो सेना थी, यानी आर्मी। पर आर्मी जो थी वो अभी भी मुग़ल तरीके से कॉन्स्टिट्यूटेड थी। आर्मी जो थी उसका जो संगठन हुआ था, जैसे मुगल्स थे उन लोगों ने जिस तरीके से आर्मी को संगठित किया था वही व्यवस्था चली आ रही थी, तो अब उसमें भी सुधार की गुंजाइश थी। तो अब हम देखेंगे कि उन्होंने आर्मी में क्या क्या सुधार किए, पर उस सुधार को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि मुगलों की जो सेना थी वो किस तरह की थी। तो मुगल आर्मी जो थी, मुगल आर्मी में आपको ध्यान होगा सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो था सवार या घुड़सवार, जिसे हम कहते हैं कैवलरी। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट था वो थे पैदल सैनिक होते थे, इन्फेंट्री। इन्हें जो ट्रेनिंग दी जाती थी, इन्हें तीरंदाजी की ट्रेनिंग दी जाती थी, आर्चरी सिखाई जाती थी, इन्हें तलवारबाजी सिखाई जाती थी, है ना। और इसके तो जो मुगल सेना थी उसमें मुख्यतः सवार और पैदल होते थे, यानी घुड़सवार और इन्फेंट्री होती थी, जिन्हें तीरंदाजी की यानी आर्चरी की और साथ में ही तलवारबाजी की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन इसके अलावा मुगल्स ने कभी भी नहीं सोचा कि किसी तरह के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है सेना में। और क्योंकि क्या होता था कि आप देखेंगे कि मुगलों के पीरियड में एक मनसबदारी सिस्टम था, जहाँ पे जो ज़मींदार्स होते थे, जो मनसबदार्स होते थे, वो अपने एरिया के जो लोकल पीजेंट्स होते थे, उन जो आर्म्ड पीजेंट्स थे उन्हें ही भेज देते थे सोल्जर के रूप में। लेकिन बाद में चल के 18th सेंचुरी तक आते आते इसमें बदलाव की ज़रूरत महसूस की जाने लगी। पर 18th सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ, जो सक्सेसर स्टेट्स थे मुगल्स के जो सक्सेसर स्टेट्स थे, जिसमें आप अवध और बनारस का नाम ले सकते हैं। अवध और बनारस, ये जो थे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पीजेंट्स को, जो किसान थे, उनको आर्मी में रिक्रूट करना स्टार्ट किया और साथ ही उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देनी शुरू की। तो ये चीज़ ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छी लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इसी चीज़ को अपनाया और अपनी सेना में उन लोगों ने सिपाही भर्ती करने शुरू किए। पर सिपाही को वो सिपाही कह नहीं पाते थे, इसीलिए वो उसे सिपाही कहते थे। तो अवध और बनारस के ही मेथड पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पीजेंट्स को लेके अपनी आर्मी में भर्ती करना शुरू किया और उन्हें सिपाही कहना शुरू किया, जो सिपाही आर्मी के नाम से जानी जाती थी। इसके बाद क्या हुआ, तो हम देखते हैं कि 1820 तक आते आते वॉरफेयर टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समय के साथ साथ बदलती है। और इसमें भी हम देखते हैं कि जब मुग़ल रूलर्स थे तो उनमें कैवेलरी यानी घुड़सवार जो थी वही सबसे प्रमुख चीज़ होती थी। लेकिन आप कंपनी की बात यदि देखें तो कंपनी में जो कैवेलरी की रिक्वायरमेंट थी वो काफ़ी कम हो गई थी। उसके कम होने की वजह थी क्योंकि कंपनी जो थी वो बाहर के देशों में लड़ाई कर रही थी। वो बर्मा में, अफ़गानिस्तान में और इजिप्ट में लड़ाई कर रही थी, जहाँ पे जो पैदल सैनिक होते थे, जो इन्फेंट्री होती थी, वो उनका ज़्यादा इस्तेमाल होता था। और साथ ही साथ जो बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी थी, जैसे कि मस्केट था जो कि एक हेवी गन था,
एक भारी बंदूक होती थी, और मैचलॉक था, वो भी एक अर्ली टाइप ऑफ गन था जिसमें कि जो पाउडर होता था उसको इग्नाइट किया जाता था मैच के सहारे, माचिस से उसे इग्नाइट किया जाता था। तो उन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती थी और इन चीज़ों का इस्तेमाल पैदल सैनिक करते थे। तो इन्फेंट्री का महत्व तो कहीं ज़्यादा बढ़ गया। जैसे मुग़लों के पीरियड में सवार यानी घुड़सवार यानी कैवेलरी का महत्व था, ब्रिटिश पीरियड में जो इन्फेंट्री थी उसका महत्व ज़्यादा बढ़ गया। 18th सेंचुरी के बाद अर्ली 19th सेंचुरी में क्या होता है, मैंने बताया आपको कि पैदल सैनिक बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए थे, इन्फेंट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो गया था आर्मी का ब्रिटिशर्स के पीरियड में। तो अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर स्टार्ट हुआ। यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर में क्या होता था कि यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग इन्फेंट्री को दी जाती थी। जो पैदल सैनिक होते थे उन्हें यूरोपियन स्टाइल से ट्रेंड किया जाता था, और इसमें जाहिर सी बात थी कि ड्रिल, डिसिप्लिन वगैरह ज़्यादा अहम स्थान रखता था। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हुई। वो प्रॉब्लम क्या हुई कि ये ट्रेनिंग देते समय जो प्रत्येक कास्ट की, भारत में जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग कास्ट और कम्युनिटी की अलग धार्मिक मान्यताएं होती है, उसको काफ़ी इग्नोर किया गया। तो कोई भी सैनिक, ऐसा कैसे संभव था कि वो खुद को सोचता कि हाँ मैं ब्रिटिश साम्राज्य का सिर्फ सैनिक हूँ और मैं अपनी कम्युनिटी का मेंबर नहीं हूँ। तो इससे बहुत समस्या भी हुई, बाद में चल के कास्ट रिलेटेड समस्या हुई। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल यदि हम देख लें तो जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसमें आपको ध्यान होगा कि एक ख़ास तरह के कारतूस का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बारे में ये चर्चा थी कि उसमें गाय का और सूअर की चर्बी है। तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, आपको ध्यान होगा, क्योंकि ये उनकी धार्मिक मान्यताओं पे चोट था। और ऐसा उस समय एक नहीं कई एग्जाम्पल्स आए। तो कास्ट और कम्युनिटी की जो फीलिंग थी उसको इग्नोर किया गया। तो इसका हमें रिज़ल्ट देखने को मिलता है जब यहाँ पे रिवोल्ट होगा तो किस तरह से सिपाही लोग एक होके ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे, वो हम आगे देखेंगे। और अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के कॉन्क्लूज़न की तरफ। तो इस चैप्टर में अब हम कॉन्क्लूज़न की तरफ बढ़ रहे हैं, और कॉन्क्लूज़न में ये चीज़ समझना बहुत ही अहम है, जैसा कि आपके चैप्टर का नाम ही था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज़। तो आपको अंत तक आते आते बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई थी, और सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह के अब ये एक टेरिटोरियल पावर के रूप में उभर चुकी थी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात देखें तो इस समय तक स्टीम इंजन का आविष्कार हो चुका था, और स्टीम इंजन के आविष्कार से पहले यूरोप से भारत आने में तकरीबन 6 से 8 महीने लगते थे। लेकिन अब ये सफ़र फ्यू वीक्स का रह गया था, और अब बहुत आसान हो गया था कि वहाँ से यूरोप से लोग इंडिया आ सकें और इंडिया से लोग वहाँ जा सकें। तो अब उनके फैमिली एंड फ्रेंड्स भी आना यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे। और फिर 1857 में क्रांति हुई, रिवोल्ट हुआ, और उस रिवोल्ट के बाद यहाँ का रूल जो है वो डायरेक्ट कंपनी के हाथ से निकल के साम्राज्य यानी कि वहाँ की रानी के हाथ में आ गया। तो आप देखेंगे कि तकरीबन 63% जो इंडिया का जो पूरा क्षेत्रफल था उसका तकरीबन 63% जो है, इतनी टेरिटरी ब्रिटिशर्स के अधीन थी। और यहाँ के टोटल पॉपुलेशन का 78% जो था वो उनके शासन के अधीन था। और इतना ही नहीं बल्कि जो क्षेत्र छूट गए थे उन पे भी उनका इनडायरेक्ट शासन था। तो हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और आके उसने बहुत सारी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस किए, कहीं पे डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किया और न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लागू किया, और धीरे धीरे पूरे भारत पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। हालांकि इसके बॉक्सेस अभी बाकी है और वो मैं जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए इस चैप्टर से रिलेटेड मेरे पिछले वीडियोस देखते रहिए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच।